गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ केमिस्ट्री क्लास के साथ। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट किया था सिर्फ का सेक्शन, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्लेन कर रहे थे कि सर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम है। तो थोड़ा मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा और एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन भी उसमें इंक्लूड करते हैं तो एक टाइम टेकिंग टास्क होता है, जिस कारण उसमें केवल 10 क्वेश्चन हो गए थे। तो इस बार मैं कोशिश करूंगा कि उसमें जो है मैं आपको 1 लीनियर क्वेश्चन दूं, जिससे आपको कम से कम एक सेशन में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन क्या हो आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो ये हम लोग का अगली बार जो क्लास होंगे उसमें हम क्या करेंगे, 1 लीनियर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो बात करेंगे हम आज की क्लास की। जो आज की क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी हमारी क्लास 8। तो देखिए आज क्लास 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। आज की हमारी क्लास है 8, क्लास 8। अगर बात करें क्लास 8 की, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही हम एक टॉपिक का शिफ्ट खत्म करेंगे, यानी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट खत्म करेंगे, तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मैं लिख दे रहा हूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ elements. So today's topic is periodic classification of elements. तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हिंदी मीडियम वालों के लिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत क्यों महसूस हुई। जो साइंटिस्ट हमारे हुए, जब तत्वों की खोज चल रही थी, तो ऐसी क्या मतलब जरूरत आन पड़ी कि हमको क्या है, एक क्या है पीरियोडिक टेबल की जरूरत हमको पड़ गई। तो पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इतने तत्व हमको रोज रोज मिल रहे थे कि उनको एक ग्रुप में उनकी सेम फिजिकल और उनकी जो है केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके अकॉर्डिंग उनको क्या रखने की जरूरत पड़ गई थी। तो इसी के बेसिस पे क्या हुई, यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्या आया, एक कॉन्सेप्ट आया। तो हम इसकी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका रोल रहा, और कौन कौन से साइंटिस्ट ने जिन्होंने अपने तरीके से एलिमेंट्स को बांटने की और उनको एक ग्रुप में रखने की कोशिश की। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए आज क्या पढ़ना है हमको। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमको पढ़नी है। इसमें सबसे पहला नाम आएगा आपका एंटोनियो लेवासियर। ठीक है, इनका नाम आएगा। एंटोनियो लेवासियर। सेकंड नंबर आपका आएगा इसमें डेवोनेयर। ओके, इनका नाम था डेवोनेयर। थर्ड वन इज न्यूलैंड्स। Octave law. Newland's octave law. Fourth one is Lothar-Mayer's curve. Fifth one is Mendeleev periodic law. And last one is modern periodic table. तो फ्रेंड्स, तो हम लोग जानते हैं कि जब इतने सारे एलिमेंट रोज रोज क्या है नेचर्स में अकर हो रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया कि फिर क्या है जितने भी सिंथेटिक एलिमेंट है वो भी क्या है लेबोरेटरी में बनने लगे, जिससे एलिमेंट की संख्या क्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो
साइंटिस्ट के सामने ये समस्या है कि आखिर उनको कैसे एक ग्रुप में क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, ताकि उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उनको पहचानना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हुआ क्या कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी अगर हम लोग नोन एलिमेंट्स की बात करें, अभी तक नोन एलिमेंट्स की बात करें तो अब तक लगभग 118 एलिमेंट्स हमको क्या है, फाउंड हो चुके हैं। अप्रोक्स 118 एलिमेंट्स फाउंड nowadays। तो उस समय इतने तत्व हो गए थे कि उनको एक ही उसमें रखना, ग्रुप में रखना क्या हो गया था, कठिन हो गया था। क्योंकि अगर हम एक एक तत्व का अगर वो करते, एक एक एलिमेंट के बारे में बताना शुरू करते तो वो कठिन हो जाता। तो हमारे पास उस समय लगभग रहे होंगे तो 90 अथवा 80 वो रहे होंगे, एलिमेंट रहे होंगे। तो उनके बारे में उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग सेपरेटली बताना क्या हो गया, डिफिकल्ट टास्क था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि उनको क्या किया, बांट दिया कि उनका नेचर इस तरह इस ग्रुप में रखा जाए और कुछ ऐसे हैं एलिमेंट, इनको इस ग्रुप में रखा जाए। तो इसी के कारण जो है यहाँ पर ये जो आपकी जो आई ये फिनोमेना आया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो अब होता क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो इसको हम लोग जानेंगे एक एक करके। पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या होता है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्ट द क्वेश्चन रेज अप इज what is the classification of element? So we look what is classification of elements. The arrangement of the arrangement of the arrangement of the known element, known elements in such a way, in certain groups, in certain groups, in such way, in such a way, in such way, so that the element with the element of with similar chemical and physical properties are grouped together is known as classification of elements. Classification of elements. So friends, the arrangement of the known elements in certain groups in such a way so that the element of with similar chemical physical properties are grouped together is known as classification of elements. ओके तो हिंदी मीडियम वाले बता रहा हूं कि तत्वों का ऐसा अरेंजमेंट या ऐसा समायोजन जिसमें क्या होता है, उनको इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि उनकी रासायनिक एवं भौतिक जो गुण है उनके आधार पर उनको एक क्या है, ग्रुप में क्या व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसी को नाम दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब ये किस तरह इनको किया गया, हाउ वी अरेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके आगे क्या है जानेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर सकते हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ द नोन एलिमेंट्स इन अ सर्टेन ग्रुप इन सच वे सो दैट द एलिमेंट ऑफ विच सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर इज नोन एज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसके आगे मैं बताऊंगा फिर कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिनका इसमें क्या है महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, मतलब कौन कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि किस तरह किस मेथड से किस ग्रुप में रखा जाए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे एक एक करके हम लोग जानेंगे। नोट कर लीजिए।
नोट हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब हिस्ट्री कहां से इसकी शुरुआत हुई। व्हेन वी स्टार्टेड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड विच साइंटिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज वेल एज। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए सबसे पहला नाम ले हम, द फर्स्ट साइंटिस्ट इज एंटोनी लेविजर। लेवोजियर, मैं यहां लिख दे रहा हूं एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, आपको नाम सुना सुना लगा। हाँ, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे या केमिस्ट हुआ करते थे, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो रोल था केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इन्होंने एक ही काम में इन्होंने बहुत सारे केमिस्ट्री के क्या है उसको बढ़ावा देने के लिए और उसके क्या विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। इसीलिए आज इनको मॉडर्न केमिस्ट्री का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है हु इज वेल नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो आप बताएंगे एंटोनी लेवोजियर। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब इनके कुछ मैं यूजफुल जो काम है वो बता दूंगा। तो इनका सबसे पहले देखिए, हम लोग चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो इनका इससे रिलेटेड जो सबसे पहला काम जो हम लोग को देखने को मिला था, इन 1777 he proposed that elements are two types. Elements are two types. That means he classified elements in two types. First is metal and second one is non-metal. मतलब जो लेवोजियर थे उन्होंने सबसे पहले बताया कि कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं दो भागों में। एक मेटल मैंने आपको बताया था जिसे हम लोग कहते हैं धातु, और एक होता है आपका नॉन मेटल अधातु। तो इन्होंने ये बताया, लेकिन उसको किस तरह वर्गीकृत किया जाए तो इसको बताने में ये क्या थे, असमर्थ थे। मतलब नहीं बता पाए कि असमर्थ थे कि कैसे उनको एक ग्रुप में क्या किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, तो ये नहीं बता पाए थे। लेकिन इनका ये रोल था कि इन्होंने मेटल्स को दो भागों में उनके मिलने की यानी उनके गुणों के आधार पर, जैसे मैंने आपको बताया था मेटल में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे डक्टाइल होता है, मालेबल होता है, उसमें एक उनका लस्टर होता है। इसी तरह नॉन मेटल बताया था कि नॉन मेटल क्या होता है, उनमें कोई भी डक्टिविटी नहीं होती है, मालेबल नहीं होते हैं, अधिकतर गैसें होती हैं जो नॉन मेटल होती है। तो इसके बारे में बता चुका हूं। आने वाले चैप्टर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल, तो उसमें जानकारी इसके बारे में आपको पूरी तरह से बताई जाएगी क्या क्या होता है मेटल और नॉन मेटल। लेकिन अभी बात आई कि एंटोनी लेवोजियर ने क्या किया, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो किया था कि एलिमेंट्स का, तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। वो बात थी 1977 की, कि उन्होंने बताया कि एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज मेटल एंड सेकंड वन इज नॉन मेटल। लेकिन इनका ये जो था वो पीरियोडिक टेबल के लिए जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इन्होंने जो काम किए इसलिए इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम जाना। इन्होंने देखिए और कुछ काम किए, मैं उसको भी लिख दे रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुआ करते थे ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, मैं यहां लिख देता हूं, फ्रांस के थे ये, तो इनको फ्रेंच बोला जाएगा, फ्रांसीसी थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे ये। ओके, फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी लेवोजियर। ओके, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इन्होंने काम किए थे। जैसे कि कुछ मैं एक दो इंपॉर्टेंट वर्क लिख देता हूं ताकि आपको दिमाग में बैठा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वन लीनियर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया था कि ऑक्सीजन जो प्राणवायु जिसे हम लोग कहते हैं, आल्सो नोन एज प्राणवायु भी कहते हैं, इन्होंने इसका नामकरण किया था। ओके, फर्स्टली नेम्ड एज ऑक्सीजन, तो सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया था। खोजने वाले जोसेफ प्रिस्टले थे,
या जिसे हम लोग कहते हैं विलियम सीले थे, लेकिन जो मेन मुद्दा था इनका नामकरण का, तो ऑक्सीजन को प्राणवायु या ऑक्सीजन इन्होंने कहा था, यानी इनका नाम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बोला। और उसके बाद जस्ट इन्होंने हाइड्रोजन का भी, जो हेनरी कैवेंडिश ने खोजी थी हाइड्रोजन, इसका नामकरण भी इन्होंने किया था। ओके, तो आपको दिमाग में बैठाना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है हु नेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप बताएंगे एंटोनियो लेवोसियर, ठीक है, लेवोसियर। ओके, एंटोनी लेवोसियर, लेवोसियर। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल था केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वन लीनियर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, और हु इज नेम्ड ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन एंड हु इज नेम्ड हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन। सो द फर्स्ट ओनली आंसर इज एंटोनियो लेवोसियर। इसको नोट कर सकते हैं आप, फिर आगे चलते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके नोट हो गया, तो उसको मैं रेज कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे जैसे समय बढ़ा तो आगे कई साइंटिस्ट आए, तो अगले जो साइंटिस्ट आए इसमें, जो जिनका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में रोल रहा, उनका नाम था डेबोनेयर। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट है डेबोनेयर, डोबेनियर, डोबेनियर। ओके, डोबेनियर ट्राइड आया इनका, जिसे हम डेबोनेयर त्रिक के नाम से भी जानते हैं, डेबोनेयर त्रिक। अब यहां वर्ड आ रहा है ट्राइड, तो आप समझ सकते हैं कि ट्राइड्स का मतलब होता है कोई तीन चीजें, ठीक है। देयर इज कम अ वर्ड ट्राइड, दैट मींस देयर आर थ्री एलिमेंट्स रोल इन दिस लॉ, डेबोनियर्स लॉ। तो इसमें तीन, उन्होंने इसको किस तरह बताया, मैं इसको बताऊंगा। उन्होंने इसको बताया, डिफाइन किया कि इफ we arrange three elements in their according to their atomic mass, then the middle element was nearly same as the, ठीक है, उनका जो nearly same as the average of first and third। यानी इसको क्या कहा मैं इसको बता सकता हूं, पहले देखिए क्या कहा उन्होंने। he proposed that if we arrange elements increasing atomic mass, then mass of middle element nearly as first and third's average। यानी उन्होंने ये बताया कि अगर हम किन्हीं भी एलिमेंट्स को उनके क्या एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, तो जो बीच वाला होगा, यानी जो मिडिल एलिमेंट होगा, मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो उन्होंने इसको बताया, लेकिन ये जो है बहुत दिन तक क्या है, उसको प्रूफ, मतलब अपने को अप्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि आने वाले जो थे, क्योंकि इस तरह कई जो एलिमेंट थे इस
लॉ को क्या कर रहे थे, फेल कर रहे थे। इसीलिए कुछ कुछ ऐसे तत्व थे जो इस लॉ को फॉलो कर रहे थे, इसलिए आगे चलकर डेबोनोर्स का जो ट्राइड वाला ये लॉ था, ये क्या हो गया, सक्सेस नहीं रह पाया, आगे चल के फेल हो गया, क्योंकि आने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई चीजें बताई। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि उन्होंने ट्राइड में क्या बताया। तो देखिए मैं इसका एग्जाम्पल लूंगा, पहले आप नोट कर लीजिए कि ही प्रपोज दैट इफ वी अरेंज एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, then mass of middle elements nearly at the first and third average, यानी फर्स्ट और थर्ड का एवरेज जो होगा मिडिल वाले के लगभग बराबर होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया था। और ये जो थे आपके जर्मन थे, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट, और इन्होंने ये 1829 में इसको बताया था, 1829 में। He proposed in 1829 the Debonaire's trade law. इसको मैं लिख दे रहा हूँ लॉ, ओके, यू नोट दैट Debonaire's trade law, इसको नोट कर सकते हैं आप। तो इसका मैं एग्जांपल दूंगा कि उन्होंने किस तरह इसको प्रूव करने की कोशिश की, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया, मैं इसको मैं लिख रहा हूं, इरेज कर रहा हूं ताकि आपको मैं एग्जांपल दे सकूं। तो उन्होंने 3 एलिमेंट पिक किए, सो ही पिक 3 एलिमेंट, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ओके, एंड ही ऑल्सो टेकन देयर एटॉमिक मास, उन्होंने उसका एटॉमिक मास भी लिया। मैं यहाँ एटॉमिक मास, फर्स्ट पिक द लिथियम एटॉमिक मास इज 7, देन सोडियम 23 एंड लास्ट वन इज 39। So according to their law, he want to say that first element lithium is first, sodium is middle, and potassium is third one, okay. So according to his law, if we take lithium plus sodium average, then we got middle atomic mass of, okay, no, sodium and potassium, lithium and potassium, so lithium is 7 and potassium is 39, and average of is 46 upon 2, we got 23, and 23 is known as sodium's atomic mass, okay, is also atomic mass of sodium। तो इन्होंने ये बताया कि अगर हम पहला तत्व लिथियम ले, इन्होंने इस तरह इसको एग्जांपल एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि लिथियम ले, सोडियम ले और पोटेशियम ले, तो इनके जो एटॉमिक मास देखिए 7, 23 और 39 हैं। तो देखिए इसमें पहला तत्व आपका हो गया क्या, लिथियम, दूसरा हो गया आपका सोडियम, तीसरा हो गया पोटेशियम। तो उनके लॉ के अनुसार कि जो पहला और तीसरा होगा उसका एवरेज जो होगा बीच वाले के बराबर होगा, ओके। तो ये यहाँ बीच वाले की देखिए यहाँ बराबर आ रहा है, 23 आ रहा है। तो इनका लेकिन जो लॉ था कुछ सीमित एलिमेंट्स के लिए ही इनके ट्रायल्स बन पाए, जिसके कारण ये आगे चल के क्या हो गया, विफल हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूं, मिडिल इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड अपॉन 2, ये आप इसको लिख सकते हैं डेबोनोर की प्रे में, यानी थ्योरम ऑफ डेबोनोर यही थी, मिडिल इक्वल टू फर्स्ट प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेबोनोर्स ट्रेड लॉ। डेबोनोर ट्रिक भी बोलते हैं इसको, हिंदी मीडियम वालों के लिए नोट कर सकते हैं इसको आप। फिर हम लोग बात करेंगे आगे। नोट हो गया, तो अब आगे हम बात करते हैं
नेक्स्ट की So next scientists that come to prove their theory is Newland. The scientist name is Newland and the law is Newland's octave law. Okay, octave law. It's a British chemist. It is a British chemist. And in 1865 he proposed his law. ओके तो सन 1865 की बात है कि एक अंग्रेज केमिस्ट या ब्रिटिश जिसे हम लोग बोलते हैं केमिस्ट हुआ करते थे न्यूलैंड, उन्होंने अपना एक ऑक्टेव लॉ दिया जिसे हम लोग अष्टक नियम के नाम से भी जानते हैं। अष्टक नियम, मैं यहां लिख दे रहा हूं अष्टक नियम। ओके तो उन्होंने बताया, तो देखिए इसमें बताया क्या इन्होंने सबसे पहले जो उदाहरण दिया है कि जैसे जो होते हैं म्यूजिक होता है उसमें 7 स्वर होते हैं। देयर आर 7 ओके 7 नोट्स इन म्यूजिक। तो उन्होंने बताया कि उसी तरह क्या होते हैं कि जो अगर हम तत्वों को 8 तत्वों को एक साथ अरेंज करें तो पहले की जो क्वालिटी होगी वो 8 में से क्या करेगी, मैच करेगी। तो इसी को उन्होंने बताया अपना ऑक्टेव लॉ। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया क्या, तो मैं इसको नोट करा रहा हूं आपको, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, तो इसको बताओ उन्होंने क्या क्या बताया इसमें। ओके नोट करिए इसको आप लोग, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। According to him, if the chemical elements arrange according to their increasing atomic mass or weight, those with similar chemical physical property occur after each interval of 7 elements. Okay, that means he proposed that if we take 8 elements, then the first element and 7th element is similar as is physical and chemical properties. उन्होंने ये बताया कि अगर हम जैसे क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं, अगर हम बात करें स्वर की, म्यूजिक में there are 7 notes in music and every 8 notes is same as the first one. Okay, अगर हम बात करें ये जैसे 7 स्वर हैं, अगर तो उसका पहला नोट जो होगा अपने 8वें के सेम होगा और यही पहला फिर आगे क्या होगा, रिपीट होगा।
तो इन्होंने इस तरह इसको क्या किया, प्रपोज किया कि इफ वी अरेंज, if according to him, if the chemical element is arranged according to increasing their atomic mass or weight, those with the similar chemical physical properties occur after each interval of 7 elements. यानी हर 7वें के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले से क्या होगा, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या रखेगा, सिमिलर होगा। तो इन्होंने ये बताया। तो इसको किस तरह बताया, तो मैं इसका एक आपको एग्जांपल यहाँ पे करवाऊंगा, उन्होंने क्या क्या इसमें बताया, तो देखिए कैसे हुआ। तो मैं इसको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लिया जाता है कि अष्टक का नियम किस साइंटिस्ट ने दिया, तो आप बताएंगे ब्रिटिश साइंटिस्ट जो थे आपके, कौन, न्यूलैंड, उनके द्वारा ये दिया गया था। उनके अनुसार कि अगर किन्हीं 8 तत्वों को इस तरह क्या किया जाए, मतलब उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के आधार पर उनको अरेंज किया जाए, तो पहला तत्व जो होगा उस सीरीज के यानी उस ग्रुप के 8वें तत्व से क्या रखेगा, रासायनिक और उसकी भौतिक क्या गुणों के आधार पर क्या होगा, सेम होगा या बराबर होगा, उसी तरह का होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, क्या किया, तो देखिए उन्होंने क्या किया, एक सीरीज बनाई। मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ आपको, एक सीरीज बनाई। देखिए यहाँ पर उन्होंने कुछ एलिमेंट लिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एलिमेंट, और यहाँ पर लिया एटॉमिक वेट या मास, और फिर यहां पर आपका लिया एलिमेंट, और यहां पर लिया एटॉमिक वेट या मास, वेट और मास कुछ भी बोल सकते हैं आप, और फिर यहां पर एक सीरीज ली एलिमेंट, और यहां पर उनका एटॉमिक मास और वेट। तो एलिमेंट आपके देखिए कौन कौन से थे, यहां पर लिथियम था, बेरिलियम था, बोरान था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था और फ्लोरीन था। और इनका यहाँ पर एटॉमिक वेट था, ये 7, ये 9, ये 11, ये 12, ये 14, ये 16 और ये 19। फिर इसी तरह आगे एलिमेंट थे आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। और इनके जो आपके एटॉमिक मास थे वो थे आपके 23, 24, 27, 28, 31, 32 and 35.8, 35.5. Okay, and last one element are potassium, calcium, and atomic mass is 39 and 40. So he arranged elements like such a way. उन्होंने इसको इस तरह अरेंज किया। देखिए अब मैं इसमें मैं ऐसे बना दे रहा हूं, देखिए इन्होंने इस तरह कुछ अरेंज किया अपनी क्या जो उनकी पीरियोडिक टेबल थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दे आर इन फर्स्ट रो 7 एलिमेंट्स एंड आफ्टर दैट इट्स एट्थ वन इज सोडियम, ओके, एंड फर्स्ट वन इज लिथियम। एज वी नो दैट lithium and sodium are same as their chemical and physical properties. So according to Newland's law, first one is similar to his eighth one. ये देखिए फर्स्ट वन है, मैं इसके यहाँ लिख दे रहा हूँ, और ये एट्थ वन है, और ये जो होगा यहीं से क्या होगा फर्स्ट वन फिर शुरू होगा, यानी जिस तरह इसकी प्रॉपर्टी होगी वही एट्थ वन जो होगा अगले से क्या होगा स्टार्ट करेगा। तो देखिए जैसे सुर होते हैं उसी तरह ही है। तो उन्होंने बताया कि जैसे सुर होते हैं, 8 स्टोन होते हैं या नोट्स होते हैं किसमें, म्यूजिक में, उसी तरह इन्होंने 8 एलिमेंट यानी 7 एलिमेंट्स की एक सीरीज बनाई और 8वां बताया कि उसी की तरह क्या होगा एल्काइन। जैसे ये जानते हैं कि लिथियम, सोडियम
और आपका पोटेशियम, ये सब क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। देयर आर इन क्या होते हैं, बेसिस, ठीक है। इन द नेचर ऑफ द बोथ थ्री, all three element lithium, sodium and potassium is are बेस फॉर्म, ठीक है। तो देखिए इनके सबके नेचर सेम होंगे, तो उनके लॉ के अनुसार देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर आठवां आपका आ गया सोडियम, फिर यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8th वन आपका मिल जाएगा आपको यहाँ पर क्या, पोटेशियम। और पोटेशियम, सोडियम और इन सब के गुण एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच खाते हैं, इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो इनका नियम यही था। इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि फिर आगे कौन आए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। तो फ्रेंड नोट हो गया होगा। तो आगे हम बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या ड्रॉबैक थे इसके, तो इसके ड्रॉबैक की हम लोग बात करेंगे। तो ड्रॉबैक इसके ये थे कि जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ था, इट्स ओनली कंफर्टेबल फॉर 40, यानी जिनका एटॉमिक मास 40 तक सीमित रह गया, ओके। इसका एटॉमिक मास देखिए 40 है कैल्शियम का, यानी कैल्शियम के आगे जितने भी एलिमेंट हैं, क्या आपको पता नहीं कि एलिमेंट 118 है, लेकिन इनका जो वो था, इनका जो लॉ था केवल सीमित रह गया कहां तक, कैल्शियम तक सीमित रह गया, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 40 था। इसके आगे इनको ये नहीं पता कि इसको आगे कैसे अरेंज करेंगे, इनका मतलब आगे जो लॉ था फ्लॉप हो गया। तो यहीं पर बात खत्म हो गई इनकी न्यूलैंड्स के ऑक्टेव लॉ की। अब आगे हम बात करेंगे, इनके आगे एक दो साइंटिस्ट और आए थे, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उनका नाम जान सकते हैं, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखिए आगे कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको आगे कंटिन्यू किया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को, ओके। आगे एक साइंटिस्ट आए थे, कभी कभी उनका नाम लिया जाता है, उनका नाम था लोथर मेयर्स, लोथर मेयर कर्व। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे दूं, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आई यू डोंट नो अबाउट लोथर मेयर कर्व। तो इन्होंने ये बताया कि जैसे कोई तत्व होते हैं, उनके एटॉमिक वॉल्यूम और उनके एटॉमिक मास के बीच उन्होंने एक रिलेशन को बताया। मैं यहां लिख दे रहा हूं, उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉटिंग की। यहां पर उन्होंने क्या लिया, आपका एटॉमिक वॉल्यूम, उनका एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणविक आयतन, और यहां पर उसका लिया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और उनकी कुछ इस तरह प्लॉटिंग की, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम, फिर यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो उन्होंने कुछ इस तरह प्लॉटिंग की कि उन दोनों के, यानी उनके एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास जिनके जिनके सेम हुए, तो उन तत्वों को उन्होंने एक जगह क्या किया, पॉइंट आउट किया। यानी ऐसे तत्व जिनके एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम सेम जगह पर आए, तो उनको उन्होंने एक जगह पर क्या किया, पॉइंट आउट किया। यानी जहां पर ऑक्यूपाई हुए एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम सेम, जैसे एक ही प्रवृत्ति के, एक ही नेचर के, तो उन्होंने इस तरह की प्लॉटिंग की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, इस तरह प्लॉटिंग की थी इन्होंने। तो इसलिए इनका नाम जाना जाता है, क्लासिफिकेशन में भी इनका नाम आता है लोथर्स मेयर कर्व। तो इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे हम बात करेंगे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम लोग बात करेंगे, ओके। इसको आप नोट करना कर लीजिए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे आए मेंडलीफ। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड, ओके। यानी जो हम लोग की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इन्हीं के लॉ पर बेस्ड थी।
बट ये थोड़ा सा इनका एक कमी रह गई थी। इन्होंने बताया कि जो हम लोग की जो क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो सबसे बेसिक गुण होता है उनका एटॉमिक मास होता है। ओके, यही इनका फॉल्ट था। बाकी इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था उसी को आज जो मॉडर्न हमारी पीरियोडिक टेबल हुई है उसी को फॉलो किया गया। ओके, तो हम लोग बात करेंगे मेंडलीव। तो मेंडलीव जो थे एक रशियन वो साइंटिस्ट थे, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, इट इज अ रशियन साइंटिस्ट। इन्होंने 1869 में बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनका जो प्रमुख उनका जो गुण होता है, यानी उनका जो भौतिक गुण होता है, मतलब बेसिक गुण यानी आधारभूत जो गुण होता है उनके एटॉमिक मास में निहित होता है। तो इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई उनको क्या पता, एटॉमिक मास के पढ़ते हुए, ठीक है, एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाई, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। तो उन्होंने बताया, और इन्होंने एक चीज और बताई कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें दो तरह के वर्ड यूज किए, एक यूज किया ग्रुप का और एक वर्ड यूज किया पीरियड का। ओके, इन्होंने बात की ग्रुप और पीरियड की। तो इन्होंने बताया कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, ओके, हॉरिजेंटल लाइन जो होती है उन्होंने इसका नाम दिया, ऐसे जो लाइन होती है इन्होंने इसका नाम दिया पीरियड, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है इसको उन्होंने नाम दिया ग्रुप। ओके, तो इन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसको सात पीरियड में बांटा, यानी जिसे हम लोग वर्ग बोलते हैं, 7 वर्ग में बांटा, और 9 समूहों में बांटा, समूह जिसे हम लोग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इनकी पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार थी। ओके, बस ये फेल हो गए कि इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसका बेस जो है एटॉमिक मास माना, यहीं पर ये इनकी जो पीरियोडिक टेबल है फेल कर गई। बट इनका जो अरेंजमेंट था पीरियोडिक, मतलब इनके पीरियड और ग्रुप में, यही जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस बना आगे चलकर। तो आगे जो हम लोग बात करेंगे, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो आप यही बताएंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आप बताएंगे मेंडलीव का नाम। ओके, कौन है? मेंडलीव। इन्हीं को जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जाना जाता है। बट ये आगे फेल हो गए। बट इनका जो सराहनीय काम था, इनको ऑनर देने के लिए साइंटिस्टों ने एक तत्व खोजा 101, जिसका एटॉमिक नंबर था 100। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं एटॉमिक नंबर 101। इन्हीं के नाम पर उसका नाम रख दिया गया मेंडेलिवियम। ओके, यहां मैं लिख दे रहा हूं मेंडेलिवियम। टू honor Mendeleev, scientists named as a one element that atomic number is 100 and named as Mendelevium to honor them, honor him। ओके, तो मेंडलीव का यहीं पर बात खत्म हुई। लेकिन आने वाली जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा जानी गई और उसका बेस क्या था, उसमें कितने क्या है आपके पीरियड है, कितने ग्रुप हैं, उसमें कौन कौन से ब्लॉक हैं, सबके बारे में हम लोग आने वाली क्लास में क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग का पार्ट रहेगा पार्ट 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 आज यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, तो अब जो है पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन कम हो गए थे, जो आप लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर आपकी क्लास में जो है केवल 10 ही क्वेश्चन आए हैं, कुछ बताइए। तो आज मैं आपके लिए कम से कम 5 क्वेश्चन 1 लीनियर लाया हूं, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा, जिसका हम लोग डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। तो मैं आज आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे। देयर आर 5 क्वेश्चन। ओके, आपको 5 क्वेश्चन का एक सेट दे रहा हूँ, जिसको आपको बताना रहेगा कमेंट बॉक्स में, या अगली क्लास में इसको मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए आज के क्वेश्चन आपके लिए है 5 क्वेश्चन, 1 लीनियर क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको अगली क्लास में मैं दूंगा, आपको इसका आंसर बताना है। तो आज क्वेश्चन देखिए क्या है, तो क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु introduced the
मॉडर्न सिंबल सिस्टम ऑफ एलिमेंट, सिंबल सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स। पहला क्वेश्चन है कि जो आधुनिक प्रतीक है, तत्वों का आधुनिक प्रतीक जो प्रणाली है उसका प्रयोग सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था। दूसरा है बेसिक मेटल यूज्ड इन अम्लगम, ठीक है। अम्लगम में प्रयुक्त होने वाला जो बेसिक आधारभूत तत्व कौन सा है, इसको आपको बताना है। फिर नेक्स्ट वन इज केमिकल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ रस्ट, जंग का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र आपको बताना है। नेक्स्ट वन इज which mixture of gases used by water diver, ओके। यानी जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो कौन कौन सी गैसों का मिक्सचर यूज करते हैं, जो अपने पीठ के पीछे देख रहे हो सिलेंडर रहता है उनके, तो कौन कौन सा ऐसी गैसों का मिक्सचर होता है जो अपने सिलेंडर में भरा होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच कंपाउंड यूज्ड इन आर्टिफिशियल preparing of green fruits मतलब कृत्रिम तरीके से हरे फलों को पकाने के लिए किस तत्व या किस यौगिक का यूज होता है, तो आपको बताना है। ये आपको 5 क्वेश्चन है, मैं याद लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन ऑफ डे है, ये 5 है, QOD, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चंस ऑफ द डे है। मैं 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चंस ऑफ द डे कर दे रहा हूं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इनके जवाब के साथ, और नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 2। तब तक के लिए आप स्पीड अप से जुड़े रहें, लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।